हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू। मैं आज आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड के सेकंड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है, जिसे EDU-BED 106 कहते हैं, शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन नेतृत्व से संबंधित एक टॉपिक है। उसी की मैंने एक पहली यूनिट आपको पहले पढ़ा दी थी, है ना। 2 घंटे का एक वीडियो था, मैंने उसको है ना जारी ऑलरेडी कर रखा है। आप उसको देखकर एक यूनिट को समाप्त कर सकते हैं। अब चूँकि अगली यूनिट है वो आपने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी हुई है, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर में अगली यूनिट है उस यूनिट को मैंने अभी ब्रेक किया है और मैं आपको आगे है ना पढ़ाने जा रहा हूँ। अगली यूनिट है ना उसी का एक पार्ट्स है, वो आज मैं पढ़ाऊंगा विद्यालय संगठन। ठीक है, तो आज मैं आपको विद्यालय संगठन के बारे में बताऊंगा। तो विद्यालय संगठन होता क्या है? अगर आप विद्यालय संगठन की कहीं बात कहें तो आपके मन में टीचर है ना, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, क्लर्क, प्यून, चपरासी और कॉलेज की बहुत सारी इमारतें, बिल्डिंग्स, जैसे आपके प्रशासनिक भवन जिसे कार्यालय कहते हैं, प्रिंसिपल कक्ष, टीचर स्टाफ रूम्स, क्लासरूम्स, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय, खेल के मैदान, कैंटीन, शौचालय, पेयजल, यानी कि बहुत सारे सब है ना। स्कूल में सभागार भी होते हैं, यानी ऐसी तमाम बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर छात्रों का डेवलपमेंट किया जाता है। छात्रों का शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, नैतिक डेवलपमेंट, चारित्रिक डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट, ओवरऑल कहें तो सर्वांगीण डेवलपमेंट किया जाता है। तो विद्यालय संगठन होता क्या है? तो विद्यालय संगठन नाम से ही है कि विद्यालय है और संगठन। तो विद्यालय संगठन में आते कौन कौन तत्व हैं, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो विद्यालय संगठन के अंतर्गत भौतिक संसाधन, जिसमें कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यालय, शौचालय, पेयजल, खेल के मैदान, कैंटीन, छात्रावास, प्रशासनिक भवन तथा अन्य संसाधन आते हैं। ये तो हो गए भौतिक संसाधन। साथ में होते हैं मानवीय संसाधन, प्रिंसिपल, शिक्षक, कर्मचारी, है ना। और आपके ये सब करते क्या हैं? ये सब छात्रों का डेवलपमेंट करते हैं। ये सब छात्र छात्राओं का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यानी कहें तो सर्वांगीण विकास करते हैं। बालक हो या बालिकाओं का है ना, पर्सनालिटी, उनका संपूर्ण सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करते हैं। अब ये करते क्या है? एक इनका निश्चित पाठ्यक्रम होता है। अब पाठ्यक्रम होता है तो पाठ्यक्रम क्या होते हैं? पाठ्यक्रम वास्तव में होते क्या हैं? तो पाठ्यक्रम क्या है? मानव जाति के अनुभव हैं। हर क्षेत्र में, हर विषय के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी विद्यालयों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम कोई फाइल्स तैयार कर रहे हैं तो हम केवल सोचते हैं कि बस किसी तरह हम फाइल लिख लें। फाइल हम लोग नहीं लिखते हैं, बल्कि हम एक पीढ़ी के अनुभव दूसरी पीढ़ी को पहुंचा रहे होते हैं। इसीलिए हम लोगों को पठन पाठन प्रयोगात्मक कार्यों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। हम लोग सोचते हैं बस केवल नंबर लेने का जरिया है ये फाइल्स, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव होते हैं, हम अगली पीढ़ी को देके जाएंगे, है ना। अगली पीढ़ी को देके जाएगी। इसी तरह मानव जाति चल रही है। तो यहाँ पर निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से, एक अनुशासन के माध्यम से शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अब शैक्षिक लक्ष्य क्या है? तो शैक्षिक लक्ष्य में क्या होते हैं? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास में उनका शारीरिक डेवलपमेंट, उनका मानसिक डेवलपमेंट, उनका बौद्धिक डेवलपमेंट, उनका सामाजिक डेवलपमेंट, उनका सांस्कृतिक डेवलपमेंट, नैतिक डेवलपमेंट, चारित्रिक डेवलपमेंट, ओवरऑल कहें तो उस बच्चों का सर्वांगीण विकास। यानी शैक्षिक लक्ष्य क्या है? तो हमारा है सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास है, इसी लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। ये कैसे प्राप्त करेंगे सर्वांगीण विकास का लक्ष्य? इस सर्वांगीण विकास का लक्ष्य इन्हीं भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, यही सब तो स्कूल करता है। स्कूल करता क्या है? स्कूल
आपका एडमिशन देता है बच्चों को। एडमिशन देने के बाद बच्चे को पढ़ाता है, यानी मानव जाति के अनुभवों को बताता है कि मानव जाति के अनुभव इतिहास में क्या थे, भूगोल में क्या थे, राजनीति विज्ञान में क्या थे, विज्ञान में क्या थे, वनस्पति विज्ञान में क्या थे, जीव विज्ञान में क्या थे, वाणिज्य में क्या थे, कृषि में क्या थे। ये सारे अनुभव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। आप खुद सोचिए, एक पीढ़ी 100 वर्ष में समाप्त हो जाती है, नए लोग आ जाते हैं, लेकिन मतलब विश्व की जनसंख्या लगातार चल रही है, मानव कभी नष्ट नहीं होगा। तो मानव क्या करता है, इसीलिए उन्होंने विद्यालय की स्थापना की। तो विद्यालय क्या है, विद्यालय संगठन को नाम दिया। तो विद्यालय में भौतिक संसाधन है ना, और मानवीय संसाधन, ये सब मिलकर करते क्या हैं, ये सब मिलकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ये केवल सूचनाएं देने का केंद्र नहीं होता है, ये बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, यानी उनको ओवरऑल उनका डेवलपमेंट करते हैं, उनके बिहेवियर को सुधारते हैं, बिहेवियर में चेंज लाते हैं। तो ये एक प्रकार से विद्यालय संगठन। विद्यालय संगठन का अर्थ है, विद्यालय संगठन का तात्पर्य है भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों के ऐसे है ना योग करके है ना बच्चों का सर्वांगीण विकास किया। यानी कि बच्चों को हमको एडमिशन भी लेना है, बच्चों को क्लास भी पढ़ानी है और बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना है, उनकी परीक्षा लेनी है। परीक्षा लेने के बाद बच्चों को प्रोन्नति भी करना है, अगली क्लास में ले जाना है, फिर उनको नए अनुभव देने हैं। यानी हम पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को हम अनुभव देते हैं, जीवन के अनुभव देते हैं, मानव जाति के अनुभव देते हैं। और वो अनुभवों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करने के लिए विद्यालय की स्थापना की। यानी कि विद्यालय करता क्या है, तो मैंने आपको बता दें विद्यालय के लक्ष्य क्या है, वो अनुशासन के साथ पूरा करता है। और पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम है मानव जाति के अनुभव, और इन्हीं अनुभवों के माध्यम से ही है ना। तो विद्यालय संगठन करता क्या है, विद्यालय संगठन है ना पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जाति के अनुभवों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है पाठ्यक्रम के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से। यानी कि जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो शिक्षकों का यूज, अपने कर्मचारियों का उपयोग है ना इन छात्रों के हित में करता है। और जो छात्रों के लिए ही तो कक्षा है, छात्र के लिए ही तो प्रयोगशाला है, छात्रों के लिए ही तो पुस्तकालय है, छात्रों के लिए तो कार्यालय है, छात्रों के लिए तो शौचालय है, छात्रों के लिए पेयजल है, छात्रों के लिए खेल के मैदान, छात्रों के लिए कैंटीन है, और छात्रों के लिए छात्रावास है, और छात्रों के लिए ही प्रशासन भवन। यानी कि जितने भी संसाधन विद्यालय के होते हैं वो उन पर पहला हक छात्रों का ही होता है। इसीलिए जो भी डेवलपमेंट करना है इन्हीं भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन के बल पर ही हमारे है ना जो प्रिंसिपल, शिक्षक, कर्मचारी सब मिलकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। भाई विद्यालय संगठन की नींव किसने डाली, तो विद्यालय संगठन की नींव समाज ने डाली। भाई विद्यालय की स्थापना करने का श्रेय किसका है, वो समाज का है। तो समाज कौन है, समाज में हम ही सब लोग हैं, जो हम सब लोग मिलकर है ना विद्यालय की स्थापना करते हैं है ना। विद्यालय पर क्या होते हैं, मानव जाति के अनुभव एक ही जगह आपको बड़े आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप विद्यालय संगठन के अर्थ को लिख सकते हैं। अब हम लोग एक चर्चा करते हैं कि विद्यालय, एक आदर्श विद्यालय संगठन की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। विशेषताएं का मतलब उनके में क्या गुण होना चाहिए, मतलब किस टाइप का विद्यालय संगठन होना चाहिए है ना। तो उसमें कौन कौन बातें हैं, ठीक है। तो निश्चित उद्देश्य, पहला पॉइंट है निश्चित उद्देश्य। तो एक आदर्श विद्यालय में पहला पॉइंट बताया कि निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य क्या होता है, तो निश्चित उद्देश्य का मतलब होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों का शारीरिक डेवलपमेंट, बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट, बच्चों का बौद्धिक डेवलपमेंट, बच्चों का नैतिक डेवलपमेंट, बच्चों का सामाजिक डेवलपमेंट, सांस्कृतिक डेवलपमेंट, चारित्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट करने का काम किसका है, विद्यालय संगठन का है ना। अब विद्यालय में भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इन दोनों का यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, बच्चों का व्यक्तित्व का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक कि मानवीय संसाधनों का समन्वय, दूसरा है मानवीय संसाधन। यानी मानवीय संसाधन का मतलब होता है कि विद्यालय में प्रिंसिपल अपने टीचर्स का, अपने बाबू का, अपने प्यून्स का है ना इस तरीके से उपयोग करता है, उनसे काम लेता है, वर्क लेता है। वर्क लेने का मतलब है बच्चों के लिए वर्क लेता है, वो अपने व्यक्तिगत के लिए वर्क नहीं लेता। बच्चों की पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए उनका यूज करता है। अब आते हैं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता। तो एक आदर्श विद्यालय में भौतिक संसाधन होने चाहिए। अब पता चला भाई बच्चों का घर दूर है तो उनको वाहन भी चाहिए है ना, बच्चों को शौचालय भी चाहिए, बच्चों को पानी भी पीना है तो पेयजल होनी चाहिए, खाना भी खाना है तो कैंटीन होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ना है तो क्लासरूम होने चाहिए, बच्चों को
पुस्तक पढ़ना है तो पुस्तकालय होना चाहिए, वाचनालय होना चाहिए। बच्चों को कोई टेस्ट करना है, प्रयोग करना है तो लेबोरेटरी होना चाहिए। बच्चों को खेलना है तो खेल के मैदान होने चाहिए। बच्चों के अंदर बहुत सारी अगर क्षमता है, कैपेसिटी है, तो उनके लिए एक सभागार होना चाहिए जहाँ पर बच्चे अपना संगीत, कला, साहित्य पर भी काम कर सकें। तो इन भौतिक संसाधनों की उपलब्धता होती है। अब आता है कार्य का विभाजन, अगला बिंदु। एक आदर्श विद्यालय में कार्य का विभाजन, भाई कौन सा टीचर कौन सा विषय पढ़ाएगा, कौन सा कर्मचारी कौन से कार्य करेगा, ये सब कार्य का बंटवारा करना पड़ता है। कौन व्यक्ति परीक्षा कराएगा, कौन क्लास में रहेगा, कौन रिजल्ट देगा, कौन मार्कशीट देगा, कौन एडमिशन लेगा, ये सब कार्य का बंटवारा किया जाता है। प्रिंसिपल, इसको करने का काम प्रिंसिपल करता है। ठीक है। अगला है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण का मतलब है कि यहाँ पर भाई बाल केंद्रित शिक्षा, यानी भाई छात्र केंद्र, यानी कि ओवरऑल जो कॉलेज के भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, प्रिंसिपल है ना, टीचर्स, प्यून, चपरासी, क्लर्क, बाबू, और जो भी भौतिक संसाधन, इस सबको का उद्देश्य क्या है? बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक डेवलपमेंट करना। अब दूसरी ओर कभी कभी क्या होता है, लचीलापन। अगला आया कि एक आदर्श विद्यालय लचीलापन। लचीलेपन का मतलब होता है कि विद्यालय अपनी शैक्षिक योजना बनाता है कि कब एडमिशन लेगा, है ना, एकेडमिक सत्र बनाता है, कब एडमिशन लेगा, कब परीक्षा कराएगा, कब कौन सी क्लास चलाएगा, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, टाइम टेबल बनाता है, समय सारणी बनाता है। इस तरह बच्चों को जो मानव जाति के अनुभव है पाठ्यक्रम के माध्यम से देने का काम करता है। तो लेकिन कभी कभी इनकी तमाम ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसे अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होता है। तो वो लचीलेपन का रुख अपनाकर समय और आवश्यकता के अनुसार बदलाव करके, है ना, एक विद्यालय का उपयोग करके छात्रों के हित में, समाज के हित में, है ना, विद्यालय और के जो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों का उपयोग करके, है ना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है। अगर आता है प्रजातांत्रिक मूल्य। ठीक है। तो एक अच्छे विद्यालय संगठन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्योंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, जहाँ पर स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, बंधुत्व, है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसी बातें कही गई हैं। तो हमारा जो देश है उस संविधान के अनुरूप चलता है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और बंधुत्व, जैसे यानी कि टीचर की नज़र में सारे बच्चे समान होते हैं, वैसे कॉलेज का जो विद्यालय होता है वो समाज हित में अपने भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन का उपयोग करता है, और सभी के साथ प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए एक विद्यालय अपने कर्मचारियों के साथ, शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ एक प्रजातांत्रिक मूल्यों के, है ना, का अनुसरण करता है, और उनका जो भी बातें होती हैं वो प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर तय करता है, और बच्चों का सर्वांगीण विकास, क्योंकि प्रजातांत्रिक, है ना, व्यवस्था में शिक्षक और छात्र बराबर होते हैं, विद्यालय और, है ना, छात्र सब इक्वल पोजीशन में होते हैं, है ना। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर, है ना, होना एक आदर्श विद्यालय में होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं अनुशासन की बात। तो अनुशासन एक ऐसा पहलू है कि अनुशासन जो स्वयं से होता है, अनुशासन भीतर से होता है, अपने आप से होता है। हमें जो हमारे विद्यालय संगठन ने कोई पॉलिसी बनाई है ना, वो बच्चों के हित में बनाई है, समाज के हित में बनाई है। उस पॉलिसी को हमको ऐसे लागू करना होता है जिससे ना तो छात्र प्रभावित हों, ना शिक्षक प्रभावित हों, और ना ही विद्यालय के क्रियाकलाप प्रभावित हों, और बच्चों का हित सर्वोपरि है। देश का सर्वांगीण विकास हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चों का तो अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षकों में भी होना चाहिए, बच्चों में भी होना चाहिए, प्रिंसिपल्स में होना चाहिए हमारे, है ना। तो अनुशासन के द्वारा ही, है ना, सर्वांगीण विकास हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं प्रभावी नेतृत्व। एक विद्यालय संगठन में प्रभावी नेतृत्व का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रभावी नेतृत्व नहीं होगा, प्रभावी नेतृत्व करता कौन होता है? विद्यालय का, विद्यालय का प्रभावी नेतृत्व करता है प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल करता क्या है? वो विद्यालय और समाज के बीच की कड़ी होता है। वो विद्यालय को भी जोड़ता है, समाज को भी जोड़ता है, यानी कि गार्जियन को जोड़ने का काम कौन करता है? और विद्यालय के क्रियाकलाप, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन की जवाबदेही, है ना, वो प्रिंसिपल के हाथ में होती है। और प्रिंसिपल समाज को जवाबदेही देता है, बताता है। ठीक है। अब आती है समय सारणी। तो एक अच्छे विद्यालय में समय सारणी का होना बहुत ज़रूरी है। कब क्लास चलेगी, कितने बजे चलेगी, कब कौन टीचर पढ़ाएगा, भाई कार्य का विभाजन भी हो जाता है सही तरीके से, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट कब कितने बजे से पढ़ाएगा, ये भी तय हो जाता है। और साथ में समय सारणी के माध्यम से
प्रिंसिपल को भी पता चल जाता है कि वो मेरा कौन सी क्लास चल रही है, कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा शिक्षक कौन से कार्य में संलग्न है, कौन सा बाबू कौन सा क्लर्क क्या कर रहा है। इससे बच्चों को है ना सर्वांगीण विकास होता है। अब आता है समुदाय से जुड़ाव। ठीक है, तो एक अच्छे विद्यालय को हमेशा समुदाय या समाज से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि वो समुदाय और समाज से जुड़ा रहेगा, भाई विद्यालय की स्थापना किसने की? समुदाय और समाज ने ही विद्यालय की स्थापना की। किसके लिए की? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए की। तो यहाँ पर समुदाय से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, समाज से विद्यालय जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा विद्यालय होता उस समाज से जुड़ा होता है। ठीक है, छात्रों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन। एक अच्छा विद्यालय अपने विद्यालय के जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, है ना, उन पर लगातार ध्यान देता है, उनकी प्रगति पर ध्यान देता है। भाई उसकी प्रगति में कोई बाधा तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं, उनको दूर करने की कोशिश करता है। शिक्षक, क्लर्क, बाबू, चपरासी सब मिलकर बात करते हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। अगला आता है पाठ से आगामी क्रियाएँ। अब पाठ से आगामी क्रियाएँ क्यों की जाती हैं? पाठ से आगामी क्रियाएँ एक विद्यालय में जरूरी होना क्यों जरूरी है? देखिए, पाठ से आगामी क्रिया जब होती क्यों हैं? देखिए, बच्चों के भीतर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। किसी में गाने की, किसी में गाना है ना, किसी में संगीत की, है ना, वाद्य यंत्र बजाने की। कोई अच्छा कवि हो सकता है, कोई अच्छा लेखक हो सकता है, कोई अच्छा नायक बन सकता है, कोई अच्छा नाटककार बन सकता है, कोई अच्छा हीरोइन बन सकता है, कोई अच्छा गायक बन सकता है, कोई अच्छा खिलाड़ी बन सकता है ना। और देश के लिए अच्छे नागरिकों की ज़रूरत है। तो हमें एनसीसी, एनएसएस, है ना, और साथ में स्काउट गाइड और तमाम ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से देश के लिए अच्छे नागरिक, है ना, उत्पन्न करने के लिए विद्यालय क्या करता है? पाठ से आगामी गतिविधियाँ करता है। तो एक विद्यालय में पाठ से आगामी गतिविधियों का होना भी बहुत आवश्यक है। अब आते हैं अभिलेखों का रखरखाव। तो अभिलेखों के रखरखाव का मतलब क्या होता है? तो एक विद्यालय क्या करता है? हमेशा अपने छात्रों का, अपने शिक्षकों का, अपने कॉलेज के है ना स्थापना से लेकर तमाम अभिलेखों को सुरक्षित करता है। अभिलेखों में छात्र की उपस्थिति, छात्र का मूल्यांकन, है ना, छात्र के मार्क्स, छात्र के टीसी, छात्र का है ना करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, छात्र के विषय में सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है। चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे कोई भी रिकॉर्ड हो, उनका रखरखाव करता है। कर्मचारियों का रखरखाव करता है। कर्मचारियों को वेतन, उनके कार्य का विभाजन, समय सारणी, है ना, हर सत्रवार, कैलेंडर, तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड बना के वो एक अच्छा विद्यालय हमेशा रखता है। अगला है स्वास्थ्य और स्वच्छता। एक अच्छा विद्यालय हमेशा, विद्यालय जो संगठन होता है वो अपने महाविद्यालय को स्वच्छ बनाता है ना, और बच्चों का, कर्मचारियों का, शिक्षकों का, सबका है ना स्वास्थ्य ध्यान रखता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, है ना, वो कार्य करता है, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करता है ना, ताकि है ना मानवता को ध्यान में रखते हुए बच्चों का हित, शिक्षकों का हित और कर्मचारियों का हित, इन सब बातों को ध्यान में रखता है। अब आगे हम लोग चर्चा कर आगे चलते हैं। तो ये विद्यालय संगठन करता क्या है? शिक्षण विधियों में विविधता, यानी कि बच्चों को सिखाना है। बच्चों को किसको सिखाना है? पाठ्यक्रम के माध्यम से मानव जाति के अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। जब पहुंचाना है तो ज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, है ना, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। यानी ज्ञान, बच्चे जो होते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का, है ना, अपने अंदर क्या करते हैं? अधिगम करते हैं, सीखते हैं, फिर उसको मस्तिष्क में धारण करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, यानी ज्ञान अर्जन करते हैं। पहले खुद सीखते हैं, फिर क्या करते हैं? अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं। धारण करने के पश्चात फिर क्या करते हैं? उसको अपनी लाइफ में यूज करते हैं। यही है शिक्षण की विधियों में विविधता के माध्यम से। विविधता का मतलब बहुत सारी शिक्षण विधियाँ होती हैं, कई तरीक़ों से हम सीखते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा विद्यालय क्या करता है? शिक्षण विधियों में विविधता रखता है। ठीक है, अब कॉलेज में भाई देखिए, अर्थ के बिना सब अनर्थ है। बिना पैसे के, रुपये के कुछ नहीं होगा। तो वित्तीय प्रबंधन, छात्रों से क्या शुल्क लिया गया, फार्म का शुल्क कहाँ आया, कहाँ लगा, शिक्षकों को वेतन किस मद से दिया गया, विद्यालय के विभिन्न खर्चे,
विद्यालय में कैसे रख रखाव होता है, किस तरीके से कहाँ कहाँ खर्च होना है, इसके लिए वित्तीय प्रबंधन करना पड़ता है। कितना पैसा आया, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितने भी शैक्षिक संस्थान होते हैं वो हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस में दिखाए जाते हैं। नो प्रॉफिट का मतलब कोई भी जो संस्था होती है वो धनोपार्जन के लिए नहीं होती है, व्यापार के लिए नहीं होती है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस यानी में दिखाते हैं। अब जैसे भी सेटल करें, है ना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाई जाती हैं, क्योंकि जो भी वित्तीय विद्यालय संगठन होता है ये धनोपार्जन का केंद्र नहीं होता है, यहाँ पर अब व्यवसाय नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस में ये वित्तीय प्रबंधन किया जाता है। शिक्षकों का व्यवसाय विकास किया जाता है। जो भी इस विद्यालय अच्छा जो विद्यालय संगठन होता है वो अपने विद्यालय के जो भी शिक्षक होते हैं उनकी हमेशा, है ना, डेवलपमेंट में लगा रहता है, हमेशा, है ना, जुटा रहता है, ताकि जो शिक्षकों का डेवलपमेंट होगा, शिक्षक नए नए स्किल्स सीखेंगे, नए नए, है ना, शिक्षण कौशल को जानेंगे, नए नए शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे, नवाचार से, है ना, को जानेंगे, तभी अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, अपने संस्था का डेवलपमेंट करेंगे। तो वैसा डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी। अब आते हैं अगला बिंदु, नवाचार। ठीक है, नवाचार का मतलब होता है नए नए तरीकों से शिक्षक अपने कॉलेज के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए नए नए तरीकों का यूज करता है। जब नए नए तरीकों का यूज करता है तो शिक्षक को नए नए तरीके सीखने भी पड़ते हैं। तो जब एक अच्छा विद्यालय हमेशा अपने शिक्षकों को, बच्चों को नवाचार के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता है, नए तरीकों से सिखाने की कोशिश करता है। अगला बिंदु, नैतिकता और मूल्य। ठीक है, तो एक अच्छे विद्यालय में, विद्यालय संगठन में नैतिकता का होना, क्या सही है क्या गलत, और मूल्यों का होना, है ना। मूल्य का मतलब वैल्यू, वैल्यू का मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। बच्चों को केवल सूचनाएं नहीं देनी पड़ती। एक अच्छा विद्यालय केवल बच्चों की सूचना नहीं देता है, सूचनाओं के साथ साथ बच्चों के, बालकों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। यानी बच्चा मूल्यवान निकलता है, बच्चों में वैल्यू आ जाते हैं, मूल्य आ जाते हैं, है ना। पढ़ने से पहले, पढ़ने के पश्चात उसमें एक परिवर्तन आता है। तो एक विद्यालय संगठन की मैंने आपको विशेषताएं बताई, और आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इनकी हेडिंग्स लिखनी पड़ती हैं, हेडिंग्स बहुत पूछी जाती हैं। तो मैंने, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से हेडिंग्स मैंने बता रहा हूँ। ये हेडिंग्स आपको ना तो किसी बुक में मिलेगी ना किताब में मिलेंगी, ये मैंने बहुत अच्छी कई अपने अध्ययन के द्वारा, है ना, स्टडी करके, है ना, ये सब हेडिंग्स मैंने तैयार की हैं। आप इन हेडिंग्स को देखिए। तो विद्यालय संगठन में बताया भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत मैंने, है ना, कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, है ना, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल के साथ साथ प्रशासन भवन, छात्रावास, है ना, खेल के मैदान, है ना, और जैसी चीज़ों की मैंने बात की। यहाँ पर मानवीय संसाधन के अंतर्गत प्रिंसिपल्स, शिक्षक, क्लर्क, प्यून, चपरासी, इनकी मैंने यहाँ पर बात की। और ओवरऑल करना क्या है पाठ्यक्रम के माध्यम से। पाठ्यक्रम क्या होते हैं मैंने आपको ये भी बताया। पाठ्यक्रम है अनुभव। अनुशासन क्या है, अनुशासन का मतलब आपको नियम कानून में रह के काम करना है ताकि सर्वांगीण विकास हो बच्चों का। और शैक्षिक लक्ष्य क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना। ये विद्यालय संगठन कहलाता है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अब चर्चा मैंने ये भी बताई कि विद्यालय संगठन की क्या विशेषता है। तो इसका निश्चित उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्य का मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, और जो मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, इन सबका समन्वय कराना, इनका उपयोग ऐसे करना जिससे बच्चों का अधिकतम डेवलपमेंट हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। अब आते हैं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता हो। भाई ये सब भौतिक संसाधन, बस, कार, है ना, ये सारे संसाधन होना अति आवश्यक है, तभी एक विद्यालय सफल हो पाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं कि कार्य का विभाजन। तो कार्य का विभाजन मैंने आपको बताया। कार्य का विभाजन का मतलब शिक्षकों को काम बांटना, बाबुओं को काम बांटना, क्लर्क प्यून्स को काम बांटना, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। तो चाहे क्लर्क हो, चाहे चपरासी हो, चाहे प्यून्स हो, सबका उद्देश्य क्या है, छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। लचीलापन, लचीलापन भी अगर कोई नियम में कोई फेरबदल किया जाता है तो बच्चों के विकास के लिए। प्रजातांत्रिक मूल्य, वो भी बच्चों के लिए। अनुशासन भी बच्चों के लिए। प्रभावी नेतृत्व भी प्रिंसिपल करता है, तो किसके लिए करता है, समाज के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की सर्वांगीण। समय सारणी किस लिए बनाई जाती है, ताकि कार्य का सही विभाजन हो और प्रजातांत्रिक मूल्यों में सबका काम समान हो, समान बंटवारा हो, सब चीज़ समानता के साथ हो, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की बात हो, समुदाय से जुड़ाव। तो एक अच्छी संस्था को मैंने बताया समुदाय से जुड़ाव होना बहुत आवश्यक है। ये छात्रों की प्रगति पर निरंतर ध्यान रखता है। और पाठ से कामी क्रियाओं का अध्ययन, संगीत, कला, साहित्य,
एनसीसी, एनएसएस, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। अक्सर लोग पूछ देते हैं भाई पाठ्यगामी क्रियाओं से क्या समझते हैं, तो बच्चों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, कैपेसिटी होती हैं, उन सब का डेवलपमेंट करने के लिए ही, है ना, इनकी ज़रूरत पड़ती है पाठ्यक्रम के। अब अभिलेखों का रख रखाव, तो अभिलेख किसके, बच्चों के जो भी अभिलेख होते हैं उन अभिलेखों को यहाँ पर रख रखाव किया जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि और बच्चों को स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में स्वच्छता पूर्ण माहौल होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर मैंने शिक्षण विधियों में विविधता की बात कही, क्योंकि बच्चों को नए नए तरीके से सिखाना पड़ता है, नए नए, तो इसलिए शिक्षकों को नवाचार करना पड़ता है ना। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास भी करना होता है, शिक्षक में नैतिकता और मूल्यों का डेवलपमेंट भी करना होता है ताकि वो बच्चों में डेवलप करे। और वित्तीय प्रबंधन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्थ के बिना अर्थ सब बेकार है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने विद्यालय संगठन का अर्थ पढ़ा और उसकी विशेषताएं पढ़ी। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो इसको आप तैयार करिए, इसकी हेडिंग्स को ज़रूर याद रखिए, बहुत ध्यान से लिखिए, क्योंकि बीएड में हेडिंग्स का बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, और नंबर भी आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे अगर आप हेडिंग्स का यूज़ करेंगे तो, है ना। आपने मुझे सुना, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह, एक बार फिर डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आपको मैंने विद्यालय संगठन आज पढ़ाया है, और इसको आप याद करिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान, है ना, धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।